नमल। तौबा करें मिसेस कारदार, वो बुरा मान के बोला था। मैं आपका वफादार हूँ। आपने मुझे नौकरी दी, मुझे इज़्ज़त दी, मेरे लिए एक मजबूत और पुरज़म मेंटोर का किरदार अदा किया, मुझे इतना कुछ सिखाया। और आपको लगता है कि मैं इतना एहसान फरामोश, घटिया और कमीना हूँ कि आपकी दौलत और ज़ेवरात लेकर भाग जाऊँगा? वो अब सब अफसोस से कह रहा था। मुझ पे एतबार किया है तो पूरा करें, मुझे वक्त दे और बेफिक्र हो जाए। आपकी सारी चीज़ें बाहिफाजत आप तक पहुँच जाएंगी। वो आपकी इमानत है और उनको आप तक पहुँचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो दे दूँगा, मगर अपनी कमिटमेंट नहीं तोड़ूंगा। आखिर में वो जज्बाती हो गया था। जवाहिरात के माथे की सलवटें ढीली होती गईं। वो नरमी से मुस्कुराई। मुझे तुम पे फ़ख्र है अहमर, क्योंकि तुम मेरा इंतखाब थे। अगर किस्मत मुझे मोहलत देती तो मैं आने वाले बरसों में तुम्हें तराशती, तुम्हें सिखाती और तुम्हें एक बेहतरीन सिक्योरिटी ऑफिसर बना देती। खैर, एक दफ़ा ये ट्रायल गुजर जाए तो मैं तुम्हें वापस ले आऊँगी। और अपने अपार्टमेंट के लाउंज में बैठा अहमर सर हिलाते हुए सुन रहा था। एक हाथ से फ़ोन कान पे लगाए रखा था और दूसरे से वो मेज़ पे रखे जेवरात उठा उठा के देख रहा था। प्लेटिनियम और हीरों से जड़े जेवरात की चमक उसकी आंखें खीरा कर रही थी। आप बेफिक्र रहें, मैं बहुत जल्द आपके जेवरात और नकदी ले आऊँगा और आपकी इमानत आपके हवाले करके सुरखरू हो जाऊँगा। फ़ोन बंद करके वो एक दफ़ा फिर से इनको टटोल के देखने लगा, फिर एहतियात से मेज़ पे रखे स्याह बैग में भरने लगा। बैग में पहले से चंद नोटों की गड्डियाँ, चेक बुक्स, ट्रैवलर चेक्स रखे दिखाई दे रहे थे और उनके ऊपर वो प्लास्टिक में सील करके जेवर डाल रहा था। कभी घंटी बजी, वो चौंका, फिर तेज़ी से बैग में सारा सामान भरने लगा। दरवाज़ा खटखटाया जाने लगा। आमिर के हाथों की रफ्तार में मज़ीद तेज़ी आ गई। फिर लॉक खुलने की आवाज़ आई। उसने बैग की जिप बंद करके जल्दी से उसे सोफे तले धकेला और फ़क चेहरा उठाया तो सामने दरवाज़ा खोल के फारिस अंदर आ रहा था। आमिर की अटकी सांस बहाल हुई। तुम? फिर गुस्सा आने लगा। किसी मुहज़्ज़ब आदमी के घर इस तरह ताला तोड़ के दाखिल नहीं होते। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, मगर तुम्हें क्या पता वो क्या होती है। फारिस हस्बे मामूल बातें पे बल लिए, ग्रे शर्ट में मलबूस, आस्तीन ज़रा चढ़ाए चला आ रहा था। उसके सामने आकर रुका और सुनहरी आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। रंग क्यों उड़ा हुआ है? फिर अंदरूनी कमरे के दरवाजे को देखा। अंदर कोई है? नहीं यार, आओ बैठो। उसने झला के सोफे की तरफ इशारा किया। खुद दानिस्ता खड़ा रहा। जिस सोफे के आगे खड़ा था उसी के नीचे स्याह बैग रखा था। इतनी सुबह सुबह कौन सी आफत आन पड़ी थी? बुरे मूड से वो कहते खुद भी बैठा, क्योंकि फारिस सामने बैठ चुका था और टांग पे टांग जमा ली थी। पीएमडीसी के रिकॉर्ड एक्सेस करने हैं, एयरपोर्ट पे एक गवाह ढूंढना है। रात से मैसेज कर रहा हूँ तुम्हें, कहाँ हो तुम? फारिस अफकी से कहता बार बार मशकूक अंदाज में उसको सर से पैर तक देखता था। मैंने सती को मौका दिया था, उसने नहीं फ़ायदा उठाया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, वो हाथ मसलते हुए कह रहा था। फारिस के कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर एकदम झुक के नीचे से कुछ उठाया और ऊपर लाया। आमिर का सांस रुक गया और एक सब्ज़ पासपोर्ट था। तुम कहीं जा रहे हो? सुल्तान बंगश। पासपोर्ट खोलते हुए उसने नाम पढ़ा, फिर आबरू से आमिर के सोफे तले झुकते बैग की तरफ इशारा किया, जो उसे जाने कैसे नजर आ गया था। आमिर ने लापरवाही से शाने उचकाए। शहर से बाहर जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए। तो पासपोर्ट किस लिए? तुम मेरी माँ हो। फारिस ने पासपोर्ट मेज़ पर डाल दिया और सोचती नज़रों से उसे देखा। तो अहमद शफ़ी की शनाख्त का ये इख्तिताम था। तुम कोई लंबा हाथ मार के भाग रहे हो, है ना? फिर वो मुस्कुराया। इस बैग में होगा किसी का लूटा हुआ माल, है ना? देखो, मैं तुम लोगों की जितनी मदद कर सकता था मैंने की, लेकिन अब मज़ीद यहाँ ठहरना मेरे मफाद में नहीं है। मुझे अपना भी सोचना होगा। और स्टेफनी, हम जिस दिन दोस्त बने थे मैं जानता था कि तुम एक पैदाइशी फ्रॉड हो और मैंने तुम्हें तुम्हारी क्वालिटीज़ के साथ कबूल किया था, इसलिए मेरा ख्याल है तुम दुरुस्त फैसला कर रहे हो। वो सादगी से कह रहा था, ना कोई नाराज़गी, ना कोई शिकवा। आमिर के तने असाब ढीले पड़े। तुमने इस शहर में जितने लोगों को मिसेस कारदार की वजह से खफा कर लिया है, उस लिहाज से तो तुम्हें बहुत पहले यहाँ से चले जाना चाहिए था। सॉरी, मैं मज़ीद तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका, वो हल्के से अफसोस से बोला। फारिस उदासी से मुस्कुराया।
आदमी तुम इंतहाई घटिया हो, मगर दोस्त अच्छे हो। जाओ, माफ़ किया। और वो दोनों हंस पड़े। फूडली एवर आफ्टर की छत के एन ऊपर आसमान पे सूरज सुनहरे अंगारे की मानद दहक रहा था। बारिश के पानी को उसने सुखा दिया था। भलाई मंजिल के खाली हाल के कोने में सुमर अपनी कुर्सी पे बैठी एक फाइल के मुताले में मसरूफ़ थी। सामने मेज़ के साथ लैंडलाइन का रिसीवर उठाए खड़ा जुनैद दूसरी तरफ जाती घंटी सुन रहा था। फिर उसने नफ़ी में सर हिलाया। मिस हलीमा सेल नहीं उठा रही। घर पे फ़ोन किया? जुमर सर झुकाए फाइल पे कुछ लिखते हुए बोली। जी। उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। ऑफिस फ़ोन किया तो मेरी आवाज़ से आपका नाम सुन के रख दिया। अब सेल ट्राई कर रहा हूँ। और जो ख़त मैंने भेजा था उसकी वसूली की रसीद आ गई? जी, आपकी त्रास में रख दी थी। जुनैद फ़ोन रख के बताने लगा। थैंक यू जुनैद। फिर उसने सर झुकाए काम करते अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। इससे ट्राई करें। जुनैद अब मोबाइल पे नंबर मिलाने लगा। जैसे ही दूसरी तरफ से हेलो सुनाई दिया उसने जल्दी से फ़ोन सुमर की तरफ बढ़ाया। सुमर ने उसी मसरूफ़ अंदाज में उसे कान से लगाया। हलीमा, मैं सुमर यूसुफ बात कर रही हूँ। आप चंद लम्हे के लिए मेरी बात सुन लेंगी? अब वो बोलते हुए कागज़ पे लकीरें खींचने लगी थी। मैं आपके असिस्टेंट को बता चुकी हूँ कि मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी। मैं अपना बयान सिर्फ अदालत में दूंगी। हलीमा, मुझे आपको डराना धमकाना नहीं है, ना ही आपको अपना बयान बदलने पे मजबूर करना है। मुझे सिर्फ आपसे 21 मई की दोपहर के मुतालिक चंद सवालात पूछने हैं ताकि मैं केस को ज़्यादा अच्छे से समझ सकूँ। क्या आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे सकती हैं? नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी। आप कानूनन मुझे मजबूर नहीं कर सकती। वो दुरुस्ती से बोली और फ़ोन रख दिया। सुमर ने उसी मसरूफ़ अंदाज में मोबाइल रख दिया और अपना काम करने लगी जैसे उससे ज़्यादा इस मामले में दिलचस्पी ना हो। चंद मील दूर वाक़या इस बुलंद इमारत के टॉप फ्लोर के कॉर्नर ऑफिस में हलीमा हाशिम के सामने बैठी थी और झुर्री लेकर अपना मोबाइल मेज़ पे रख रही थी और हाशिम मुस्कुरा के उसे देख रहा था। कोने में एक ऊंची मेज़ पे वो बड़ा सा एक्वेरियम मसनूई रोशनियों में चमकता दमकता दिखाई दे रहा था। खूबसूरत रंग बिरंगी मछलियाँ अंदर तैरती थीं, खेल रही थीं, डुबकियाँ ले रही थीं। अब सर, अब कुछ नहीं, मुझसे तुमने बात करनी ही नहीं और अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी है। अब जो कहना है अदालत में कहना है। वो टेक लगा के बैठा था और कोट पीछे स्टैंड पे लटका रखा था। बने हुए बाल, खुशबू में बसा वजूद मुकम्मल तरोताज़ा और हशाश बशाश दिख रहा था। शेरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से होने वाले माली नुकसान का शायबा तक चेहरे पे ना था। तैयारी तो आपने मुझे करा दी है। 21 मई को सादी यूसुफ इधर नहीं आया था और इससे पहले जो मैंने उसको कॉल्स की थी वो भी ज़ाती वजह से की थी। वो पुरएतमाद थे। मैंने तुम्हें एग्जामिनेशन इन चीफ की मशक करवाई है। इसके बाद क्रॉस होगी। वो क्रॉस के ज़रिए तुम्हें झूठा साबित करने की कोशिश करेगी। वो इसे समझा रहा था। और मैं क्या करूँगी फिर सर? बेवकूफ़ वकील वो होते हैं जो समझते हैं कि उसके दौरान उनका गवाह मुखालिफ वकील को हरा दे और इसे खुद को झूठा साबित करने ही ना दे। अगर ऐसा नहीं होता, हराने वाली बात डायरेक्ट एग्जामिनेशन में कहनी होती है। क्रॉस में सिर्फ सर्वाइव करना होता है, दिफा करना होता है, कम से कम नुकसान करना होता है अपना। और मैं उसके सवालों का मुकाबला कैसे करूँगी? उसकी आवाज़ में फ़िक्रमंदी दर आई थी। वो हल्का सा मुस्कुराया। और अच्छा वकील वो होता है जो अपना केस तो तैयार करे मगर साथ में मुखालिफ का केस भी तैयार करे। कभी कभी मैं अपने मुखालिफ के लिए जितने अच्छे दलाइल और नुक्ते ढूंढ कर लिखता हूँ, कोर्ट रूम में वो इतने अच्छे नुक्ते पेश नहीं करते। खैर, अब मैं सुमर की तरफ से पूछे जाने वाले सवालात बताता हूँ तुम्हें। वो अब मेज़ के कोने पे आ बैठा था और सामने बैठी तवज्जो से सुनती हलीमा से कह रहा था। मिस हलीमा, क्या ये दुरुस्त नहीं है कि आपने इस तारीख को इस वक्त सादी यूसुफ को कॉल की थी? क्या ये दुरुस्त नहीं है कि आप पिछले कई साल से इस फर्म में मुलाजमत कर रही हैं और हमेशा अपने मालिक का साथ देती आई हैं और अब भी उसके लिए झूठ बोल रही हैं? ऐसे सवालात पे मैं एतराज़ करूँगा तो वो टोन बदल के यही सवाल मुख्तलिफ अंदाज में पूछेगी। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि आपने हाशिम करदार की कंपनी से कर्जा ले रखा है जो किस्तों में अदा करना है और आप उनके एहसान तले दबी हुई हैं? क्या ये दुरुस्त नहीं है कि आप रात देर तक ऑफिस में काम करती हैं और आपकी अपने बॉस से काफ़ी फ्रैंकनेस है? क्या ये दुरुस्त नहीं है
کہ آپ کے اپنے باس سے تعلقات ہیں کہ وہ اس طرح کا الزام بھی لگا سکتی ہے۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ عدالت میں یہی کچھ ہوتا ہے، اسے تمہیں جھوٹا ثابت کرنا ہے، اس لیے وہ سخت سے سخت زبان استعمال کرے گی، تلخ انداز اپنائے گی، تیز تیز سوالوں کی بوچھاڑ کر کے تمہیں کنفیوز کرے گی۔ اس لیے اب میں تمہیں ان سوالوں کے جوابات کی مشق کروانے لگا ہوں، اوکے؟ وہ اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ شور سر۔ حلیمہ ذرا ٹھہری، پھر آنکھیں اٹھا کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سر ایک بات پوچھوں؟ یہی کہ میں نے اور شیرو نے یہ سب واقعی کیا ہے یا نہیں؟ حلیمہ نے اس بات پہ سر ہلایا۔ ہاں میں نے یہ کیا ہے، اور مجھے 10 بار موقع ملے تو میں 10 بار بھی یہ کروں گا۔ اب ہم ریپ کر لیں؟ حلیمہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ جھٹ اس بات میں سر ہلا کے یس سر بولی تھی۔ وہ اب کاغذ اٹھا کے سوالات پھر سے دہرانے لگا تھا۔ چہرہ سپاٹ اور مطمئن تھا۔ واپس فوڈلی ایور آفٹر کی بالائی منزل پہ آؤ تو زمر اسی انداز میں بیٹھی نوٹ پیڈ پہ سوالات لکھے جا رہی تھی۔ سامنے کھڑے جنید نے بے چینی سے پوچھا، ان کی سیکرٹری تو ملنے پہ راضی ہی نہیں ہوئی، اب آپ ان کا بیان اپنے حق میں کیسے کروائیں گی؟ مجھے جرا کے گواہ کو سوالات سے مار دینے کا فن آتا ہے جنید، آپ اپنا کام کیجیے۔ وہ اب بھی سر جھکائے لکھے جا رہی تھی۔ قتل سے 3 دن قبل قصر کردار کا سبزہ اس شام برقی کہکوں اور روشنیوں سے منور تھا۔ اونچے درختوں کے گرد روشنیاں لپیٹ کر ان کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ مرکزی اسٹیج پہ فنڈ ریزنگ تقریب کے بعد اب گلوکار اپنے ساتھیوں سمیت نیچے بیٹھا غزل گا رہا تھا۔ ایسے میں جواہرات یہاں سے وہاں ٹہلتی مسکرا کے مہمانوں سے چند پل ٹھہر کے گپ شپ کر رہی تھی۔ سیاہ جلمیلاتی ساڑی اور نگینوں سے مزین وہ بے حد تر و تازہ اور خوبصورت دکھ رہی تھی، اور اس اچھے موڈ کو برقرار رکھنے کے لیے وہ قریب ٹہلتے دونوں گارڈز کو دیکھنے سے خود کو باز رکھے ہوئے تھی۔ محفل موسیقی ابھی جاری و ساری تھی جب جواہرات برآمدے کے زینے عبور کر کے اندر جاتی دکھائی دی، جیسے کوئی بھولی چیز اٹھانے جا رہی ہو۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ ٹھٹک گئی۔ وہاں چند ہی لوگ تھے جو یا تو موبائل پہ لگے ہوئے صوفوں پہ نیم دراز تھے یا ٹی وی دیکھ رہے تھے، مگر دیوار کے سامنے کھڑی عورت کو دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی، قدم ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے اس کو نہیں بلایا تھا تو پھر؟ وہ سفید چادر سر پہ جمائے اس کی طرف پشت کیے کھڑی دیوار پہ نصب فوٹو فریمز دیکھ رہی تھی۔ فریمز ڈیجیٹل تھے، ان کے اندر تصاویر ہیری پوٹر کی دنیا کی طرح چل پھر رہی تھی۔ چند سیکنڈز کے ویڈیو کلپس اور پھر سلائیڈ شو۔ 10 منٹ کھڑے ہو کر دیکھو تو ہاشم اور شیرو کی ساری زندگی کی تصویریں کہانی سامنے آ جاتی تھی۔ صاحبزادی صاحبہ بھی وہی دیکھ رہی تھی۔ آہٹ پہ پلٹی، گوری رنگت اور گہری آنکھیں، مسکرا کے جواہرات کو دیکھا۔ جواہرات سست روی سے قریب آئی۔ خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر۔ اگر آنا چاہتی تھیں تو مجھے کہلوا دیتی، میں دعوت نامہ بھجوا دیتی، جبری مسکراہٹ کے ساتھ کہتی وہ اس کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی۔ چادر والی عورت ذرا سا مسکرائی۔ لوگ اب مجھے خوشی سے دعوتوں میں نہیں بلاتے جواہرات، جب سے تمہارے اس پالتو نے میری زندگی کی چھوٹی کہانیاں زبان زد عام کی ہیں، لوگ مجھے پسند نہیں کرتے۔ میں سمجھی نہیں، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جواہرات حیرت سے بولی تھی۔ تمہیں نہیں پتا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کے اس اسکینڈل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عورت نے ایک گہری نظر اس پہ ڈالی، پھر ٹھنڈی سانس بھر کے مڑ گئی اور گردن ذرا اٹھا کے اوپر تک پھیلے فوٹو فریمز کو دیکھنے لگی۔ تمہارے دونوں بیٹے کتنے خوبصورت ہیں، ماشاءاللہ۔ ایک دنیا تم پہ رشک کرتی تھی، حسد کرتی تھی، مگر پھر اسی دنیا نے دیکھا کہ تمہارے بیٹے نے تمہیں کاروبار سے بے دخل کر دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ تل ملا کے بولی، مگر عورت بولے جا رہی تھی۔ اور جب عدالت میں ایک چھوٹی سی لڑکی تمہاری عزت کا تماشا بنا کے چلے گی تو مائک تمہارے چہرے کے آگے کرتے رپورٹرز کے سامنے تمہارا کوئی بیٹا ڈھال بن کے نہیں آیا۔ بہت ہو گیا، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ وہ دبا دبا سا بول رہی تھی۔ ٹھہرنے آئی بھی نہیں تھی میں۔ وہ اب پوری اس طرف گھومی اور جواہرات کی سلگتی آنکھوں میں جھانکا۔ صرف یہ بتانے آئی تھی کہ مجھے اسی وقت کا انتظار تھا، کبھی لگتا تھا اس کو آنے میں برسوں لگیں گے، مگر یوسف کا شکریہ، یہ تو جلد آ گیا۔ گیٹ آؤٹ، وہ لال ببو کا چہرہ لیے دروازے کی طرف بازو لمبا کر کے بولی۔ جواہرات
सफ़ेद चादर वाली औरत 2 कदम करीब आई और तासुब से उसका चेहरा देखा। आजकल तुम्हारी तबाही में सब अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तुम्हारे बेटे यूसुफ, हारून, उबैद सब सैर होकर अपना हिस्सा डाल रहे हैं, तब भी मेरा हिस्सा पूरा नहीं होगा। तुम्हारी आंखों में देख के बस इतना कहना था कि आखिरी हिस्सा मैं डालूंगी और तुम उसे याद रखोगी। फिर वो उसके साथ से निकल के चली गई और जवाहिरात गुस्से और बेबसी से कांपती खड़ी रह गई। बाहर से ऊंचे सरों में बजती मौसीकी की आवाज़ें मानो सुनाई दे रही थीं। लाउंज के मेहमानों को यहीं छोड़ के बगली राहदारी में आगे आओ तो सामने जीने थे जो नीचे जाते थे। उनको फलांग कर उतरते जाओ तो आगे एक तवील राहदारी थी। दोनों इतराफ में खुले दरवाजे थे जो मुलाजमों के कमरों में खुलते थे। मज़ीद आगे आओ तो आखिर में किचन था। कसर की पुश्त पे सब्ज़ार निशेब में था, इसलिए गो के किचन बेसमेंट में बनना लगता था, मगर उसकी पिछली तरफ सब्ज़ार में ही दरवाज़ा खुलता था। किचन के खुले दरवाजे से अंदर झांको तो वहाँ मुलाजिम नादार थे। सिर्फ 2 नफूस मौजूद थे, एक हाशिम जो काउंटर के पीछे खड़ा था और ब्लेंडर के जग में कटे हुए फल कैन से निकाल के उंडेल रहा था। शर्ट के आस्तीन पीछे को मोड़ रखे थे और कोट सामने कुर्सी की पुश्त पे डाल रखा था, और दूसरी अवतार काउंटर के उस तरफ ऊंचे स्टूल पे बैठी उसे सुकून से देख रही थी। ना कोई डर था, ना कोई खौफ। आदतन कान में लटकते आवेज़े को 2 उंगलियों में मसल भी रही थी। आवेज़े सब्ज थे, उसके लिबास और आंखों की तरह, और सुर्ख रुमाल माथे से ऊपर बंधा था। नजरें हाशिम की पुश्त पे जमी थी। मैं चाहता था हम डिनर करें, मगर तुम इसी पार्टी में डिनर एडजस्ट करना चाहती हो तो यही कर सकता था मैं। वो अब ब्लेंडर का ढक्कन बंद करके उस पर हाथ रखे बटन ऑन कर रहा था। यकदम जूम की आवाज़ आई तो आबदार कुछ कहते कहते रुकी, फिर ब्लेंडर का रुकने का इंतज़ार किया तो वो बोली, मुझे नहीं पता था ग्रैमरी पर इतना माहिर बारटेंडर भी है। हाशिम धीरे से पलटा, जख्मी से हंसा, सर झुकाए। वो अभी तक ब्लेंडर के साथ लगा था। ज़्यादा नहीं, मगर थोड़ा बहुत आता है। अब तो लगता है जो सीखा था वो भी भूल गया। आवाज़ में आंच थी। तो मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? आपी की आवाज़ ज़रा मध्यम हुई। नज़रें सामने खड़े हाशिम पे जमी थी। वो चौंकन्नी थी, मगर खौफज़दा नहीं थी।